हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। समर कैंप की आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे। अब देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। राइट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू लिखनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट करके सॉल्व करें। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो देख लेते हैं। 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 0, एक तो ये है। 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है? लीनियर इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, इनकी जनरल फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें a1 का पता लग जाता है, a2 का पता लग जाता है 2 होगा, b1 का पता लग जाता है दैट इज k, b2 का पता लग जाता है दैट इज -1, ठीक है। तो अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन तो क्या होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए? a1 बाय a2, a1 बटे a2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के रेशियो के, ठीक है। a1 कितना है 3, a2 है 2, b2 है k, c1 है k एंड b2 है -1, ठीक है। तो k की वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती, -3/2 के इक्वल नहीं। तो यहां पे आप बोल सकते हैं एनी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट -3/2 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के की कोई भी वैल्यू रखने से आ जाएगा, बस -3/2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? नोट कर, ठीक है। नोट कर लिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो मेथड्स का यूज करना है आपको, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले आप एक मेथड का यूज करेंगे दोनों में से कोई भी, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे फिर दूसरे मेथड का। चलिए नोट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नोट करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10,
इक्वेशन 1 हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, ये है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये दूसरी इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हमें कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, यही आएगा ना। देखिए सेम है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 3, और अब बोलते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करके देखिए, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, एंड ये है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू। इनको जोड़ के क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस ये तो 0 हो गया, 3 और 4 7, 7x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/7, दैट इज 2। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कीजिए। 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 यानी 4/4, तो y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। आगे वैल्यूज एलिमिनेशन मेथड से नोट करेंगे और इसके बाद हम इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, तो नोट हो जाएगा ये। चलिए अब अगला देखते हैं, सेकेंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे। दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये होगी इक्वेशन 2। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू। तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे हम सबसे पहले तो, फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से। 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y, x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। यहाँ पे एक 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अदरवाइज फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन 3 होगी। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह आएगा आपका 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस
3 2 जा 6y बाई 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अलग अलग लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6/2 प्लस 6y/2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। कैंसल आउट कर देंगे इनको तो ये 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 3 7y बराबर है 10 माइनस 3। y बराबर है 7/7। y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन 3 में, की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू, यही है ना, 2 प्लस 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 2 4/2। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। वैल्यूज सेम आई है आपकी, नोट कर लेंगे। अगर कोई डाउट लगता है पूछ सकते। ठीक है, नोट कर लिया है स्टूडेंट सबने। किसी को कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर वैल्यूज निकालनी है, तरीके आपके पास हैं, आप निकाल सकते हैं, है ना। अगर रेशियोज को कंपेयर करना है उससे भी आपकी मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है 15th। A person rowing at the rate of 5 km/h in still water takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of the stream. सिंपल क्वेश्चन है, नोट करके इसको सॉल्व। तो ठीक है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की हेल्प से इक्वेशंस बनानी है बच्चों। अगर आप इक्वेशन बनाने में कामयाब हो गए तो ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो इसको समझिए कि हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर हम स्ट्रीम की स्पीड को मान लेते हैं x km/h, क्या मान लेते हैं x km/h, तो मुझे बताइए कि एक पर्सन को गोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो अगर स्टिल वाटर में स्पीड है 5 km/h, ठीक है, तो अगर वो जाता है अपस्ट्रीम तो क्या होगा, अगर अपस्ट्रीम जाता है तो ये 5 किलोमीटर दिख रहा है आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या करेगी, उसको स्पीड को कम कर देगी, है ना। और अगर वो नीचे जाता है तो उसकी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। अब ये स्पीड वाले थोड़े ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से समझा करो आप इनको। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या है कॉन्सेप्ट, है बहुत जरूरी है, आप ध्यान से समझना। ये पानी है, ये पानी है बच्चों, ठीक है। एक नदी है, नदी सबने देखी होगी। अब क्या होता है, नदी में पानी बहता है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, ये आपको सबको पता है ना। तो मान लीजिए इस नदी में इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ पानी बह रहा है, ठीक है। मेरे पास एक बोट है, यहाँ खड़ी है मेरी बोट, ठीक है, ये एक बोट है। अगर मैं इस बोट को लेके जाता हूं जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा, तो मुझे आसानी होगी, मेरी जाने की स्पीड ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो मेरी बोट की स्पीड है उसमें इस स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ जाएगी। क्या होगा, स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ जाएगी मेरी बोट की स्पीड में से, स्पीड में। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा हूं
तो जो मेरी बोट की स्पीड होगी वो उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि मुझे मुश्किल होगी जाने में। स्ट्रीम क्या है, इस तरफ आ रही है, मैं उसके ऑपोजिट जा रहा हूं, तो जो स्ट्रीम की स्पीड इस तरफ आ रही है वो तो माइनस हो जाएगी मेरी स्पीड से, है ना। तो इस तरह से मैं ज्यादा समय में पहुंचूंगा दूसरी तरफ। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसकी इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड मान लीजिए। द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस दिशा में पानी की धारा बह रही है उसी दिशा में बोट चलाते हैं, तो डाउन स्ट्रीम। तो मेरी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। और अगर मैं इसी की दिशा में चले जा रहा हूं तो ये क्या हो रही है, दोनों की स्पीड एड अप हो जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट, तो मेरी स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाए। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम भी 40 किलोमीटर जाता है और डाउन स्ट्रीम भी 40 किलोमीटर। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर है दूरी बटे समय होता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं समय की, ठीक है, टाइम टेकन इन गोइंग डाउनस्ट्रीम, ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 40 एंड स्पीड है 5 प्लस एक्स आवर्स, इसमें आ जाएगा टाइम टेकन इन गोइंग अपस्ट्रीम। अगर उसके विपरीत दिशा में जा रही है हमारी बोट तो 40 बाय स्पीड क्या होगी 5 माइनस एक्स, और ये समय लगेगा विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। अब अगर क्वेश्चन देखें तो उन्होंने क्या बोला है कि takes thrice as much time in going 40 किलोमीटर upstream as in going 40 किलोमीटर downstream। मतलब क्या करती है ये बोट, ये अगर हमें विपरीत दिशा में जाना है तो 3 गुना समय लेगी, किसका, जितना समय वो इसके दिशा के स्ट्रीम की दिशा के साथ जाती है। समझ में आ गया? इसकी हेल्प से हम ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हमें देखिए, हमारे पास ये आई है 5 माइनस एक्स एंड 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो जो हमारी 40 अपॉन 5 माइनस एक्स एंड 3 इंटू 40 अपॉन 5 प्लस एक्स, ये हो जाए। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
5 plus x equals to 3 into 5 minus x. 5 plus x equals to 15 minus 3x. ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो 4x हो जाएगा, 15 माइनस 5, और ये आ जाएगा, ये 3x है, ऐड करके होगा, इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। इसी तरह से जो क्वेश्चंस आप करें हैं उनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस